तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स, विटामिन्स, मतलब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके दैनिक जीवन में भी काम आते हैं। तो एग्जामिनेशन के साथ साथ जो है आपको जो है जनरल नॉलेज भी मिल जाएगा अपने आपके बारे में, यानी कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा हार्मोन जो है हमारे बॉडी में कौन सा फंक्शन करता है। ठीक है, तो एक साथ दो काम होंगे आपके। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे ही अन्य कई सारे जीएस, करंट अफेयर्स, कई सारे टेस्ट सीरीज का ऑटोमेटिक जो है नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाला आइकन यानी कि घंटे का जो आइकन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको जो है मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलता रहेगा। और देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है आप लोगों का। और लाइक करने के बाद इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें, इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है ये कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है? तो देखिए, ये कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो आप याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का बिजली घर। तो देखिए, हमारा जो शरीर है यानी कि बॉडी हमारी जो है ये कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, तो कोशिकाओं से मिलकर जो है टिश्यू बनता है, और टिश्यू से मिलकर जो है आर्गन यानी कि अंग बनते हैं, और कई सारे अंग मिलकर जो है ये शरीर का निर्माण कराते हैं। तो हमारा जो कोशिका होता है उसमें जो है एक कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का बिजली घर। दूसरा प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में किसको भोजन से सबसे कम ऊर्जा मिलती है? तो देखिए, यहाँ पे चेन दिख रहा है आपको, फूड चेन। ठीक है, तो देखिए जो घास है इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि उत्पादक। और जो आपका टिड्डा है ये जो है घास खाता है, तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और जो मेढक है, ठीक है, ये खाता है टिड्डे को, तो इसको हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और जो सांप है ये मेढक को खाता है, तो इसको हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो ऐसे जो है फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला चलती है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से सबसे कम ऊर्जा मिलती है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सांप को। ठीक है, और सांप को सबसे कम ऊर्जा क्यों मिलती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 10% रूल जो है लागू होता है। ठीक है, 10% रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आपका घास है, ठीक है, ये होता है आपका प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। ये जो है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से जो है भोजन का निर्माण करता है। और देखिए, इसको खाता कौन है? टिड्डा। तो देखिए, घास जो है इसमें टोटल 100% एनर्जी होती है, और इसको जब टिड्डा खाएगा तो केवल इस 100% का केवल 10% जो है ऊर्जा प्राप्त होगा टिड्डा को। और जो टिड्डा को खाएगा इसका केवल 10% ऊर्जा जो है उसको प्राप्त होगा, यानी कि मेढक को। अगर मेढक को सांप खाता है तो मेढक के शरीर में जितनी भी एनर्जी है उसका केवल 10% जो है सांप को मिलेगा। तो आप सीधे सीधे देख लिए, अगर ये घास आपका है, ठीक है, ये 100% है, और जो टिड्डा है इसको इसका 10% मिला, और इस 10% का 10% जो है मेढक को मिला, यानी कि टोटल 1% मिला। और इस 1% का अगर 10% निकाली तो 0.1% मिलेगा, ठीक है, सांप को। तो सबसे कम ऊर्जा किसको मिली? सांप को मिली। तो देखिए, इसको कहते हैं 10% रूल। इसको दिमाग में बनाए रखिएगा, ये आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस सभी परीक्षाओं में काम आएगा। तो आप याद रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला में जो है अगर इस टाइप का आपको दिया गया प्रश्न एग्जाम में मिल जाए तो आप जो है सांप पे टिक कीजिएगा। ठीक है, इसको सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। तीसरा प्रश्न है, हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि आपका जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ये ईसीजी का प्रयोग जो है किस लिए करता है? तो देखिए, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए, ईसीजी का प्रयोग जो है किया जाता है हृदय की गति को मापने के लिए। अगर आप कभी भी ईसीजी करवाएंगे तो आपको जो है एक ऐसी खूब लंबी सी, मतलब लगभग 1 मीटर की आपको जो है पर्ची मिलेगी, पतली सी, और उस पर कुछ इस प्रकार का जो है लाइन छपा होगा। ठीक है, उसमें जो है ऐसे ही कुछ हार्ट बीट आपको जो है दिखेगी। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है, यानी कि ईसीजी होता है, इसको डॉक्टर प्रयोग करते हैं हृदय की गति को मापने के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, आपके शरीर में जो ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है यह है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, आप जो भी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आप चावल खाते हैं, ठीक है, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ये हम लोगों के शरीर में ऊर्जा का जो है ये मुख्य स्रोत होता है। पांचवा प्रश्न है, वृक्क यानी कि किडनी जो होती है इसकी कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो देखिए, किडनी यानी कि जो वृक्क होता है इसकी जो कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट होती है इसको कहते हैं नेफ्रॉन। यानी कि अंग्रेजी में कहें तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि वृक्क जो है इसकी कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। देखिए, आप जो है यहाँ पे देखिए किडनी का आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, तो किडनी में जो है कई सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो आपका जो नेफ्रॉन होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है,
छठा प्रश्न है गुर्दे यानी कि किडनी की पथरी किससे बनी होती है। तो देखिए किडनी की जो पथरी होती है कुछ लोग सोचते होंगे पत्थर से बनी होगी, तो देखिए वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो गुर्दे यानी कि किडनी की पथरी होती है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। और ये प्रश्न मान के चलिए सभी परीक्षाओं में, ठीक है, मतलब यूपीएससी यानी कि आईएएस से लगाया आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है, ठीक है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप एक लाइन में याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है इससे बनी होती है किडनी यानी कि गुर्दे की पथरी। सातवां प्रश्न है बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन से दुग्ध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का क्या नाम है। तो देखिए जब बच्चे स्तनपान करते हैं तो उस समय एक हार्मोन सिक्रेट होता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये हेल्प करता है दूध को बाहर निकालने में यानी कि दूध का निष्कासन करने में, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता है, तो वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। और देखिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये इंसान के शरीर में तो फंक्शन करता ही है, लेकिन ये जानवरों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जिस जानवर का बछड़ा मर जाता है तो उसके शरीर में जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उसके शरीर में भी जो है दूध निशासन करने वाले हार्मोन के रूप में प्रयोग होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। तो ये चीज़ जो है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अल्प श्रावण से मूत्र परित्याग बढ़ता है। तो देखिए ये हार्मोन्स आपका है एडीएच। ठीक है, और एडीएच को हम कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और इसका एक और नाम है वैसोप्रोसिन। तो आपका एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच जो है इसको हम वैसोप्रोसिन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अल्प श्रावण से यानी कि अगर आपके शरीर में इसका श्रावण कम हो जा रहा है तो आपको जो है बार बार पेशाब लगेगा। ठीक है, तो आपको जब कभी बार बार पेशाब लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में जो है एडीएच हार्मोन जो है यानी कि वैसोप्रोसिन जो है इसका अल्प श्रावण हो रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यानी कि वैसोप्रोसिन के अल्प श्रावण से मूत्र परित्याग बढ़ता है। नौवां प्रश्न है एड्रेनलिन हार्मोन्स के कारण क्या बढ़ जाता है। तो देखिए एड्रेनलिन हार्मोन के कारण जो है आपके शरीर में जो आपका हार्ट बीट यानी कि हृदय स्पंदन है ये बढ़ जाता है, और रक्तदाब यानी कि जो ब्लड प्रेशर है ये बढ़ जाता है। यानी कि हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो देखिए ये आपका हार्मोन है एड्रेनलिन। ठीक है, देखिए होता क्या है जब आप कभी भी अचानक कहीं डर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी क्या होता है कि अचानक जो है आपके शरीर में एक समझ लीजिए अलर्ट जगता है। ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाते हैं उस समय जो एड्रेनलिन हार्मोन काम करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके सामने कहीं सांप दिख गया, ठीक है, या फिर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं खूब तेज़ी से, अचानक आपके सामने गड्ढा दिख गया, ठीक है, तो आपने अचानक ब्रेक मारा, ठीक है, तो वो जो अलर्ट करता है हार्मोन्स वो है एड्रेनलिन। ठीक है, ये आपको अलर्ट कर देता है बेटा आगे गड्ढा है, गिर जाओगे मर जाओगे, तो आप तुरंत जो है ब्रेक लगा देते हैं। तो इसी के लिए इसको जो है आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन्स यानी कि आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। 11वां प्रश्न है कौन सा हार्मोन वृषण से यानी कि टेस्टिस से स्रावित होता है। देखिए ये हार्मोन आपका है टेस्टोस्टेरॉन। और देखिए टेस्टोस्टेरॉन जो है ये वृषण के लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, और ये हार्मोन जो है नर में यानी कि मेल में जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का जो है विकास करता है। और देखिए ये जो है सहायक नर जननांगों का भी विकास करता है, जैसे दाढ़ी, मूछों का विकास, जनन ग्रंथियों का विकास। ठीक है, तो आपका जो दाढ़ी, आपकी जो मूछें आती हैं, ठीक है, ये आती हैं टेस्टोस्टेरॉन के कारण। ठीक है, और आपकी जो जनन ग्रंथियां हैं इनमें विकास होता है टेस्टोस्टेरॉन के कारण। तो आप याद रखिएगा कि वृषण से स्रावित होता है आपका टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, और वृषण के लीडिंग कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और देखिए टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है इसके कई और सारे भी फंक्शन होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखिए ये जो है जो नर होता है, ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कि जो आपका बाइसेप्स होता है, ठीक है, मतलब हाथ वगैरह होते हैं ये मजबूत होते हैं लड़कियों की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें जो मांस होता है, ठीक है, ये जनरेट करता है आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो आपको मस्कुलर बनाता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, और आपका जो स्किन वगैरह, ठीक है, इसके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। आपका जो बोन है, ठीक है, यानी कि हड्डियाँ हैं, इनके घनत्व यानी कि डेंसिटी को मेंटेन करता है। ब्रेन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है सेक्स वगैरह की इच्छाएं, ठीक है, ये सब जगाता है। और आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, इसके भी ग्रोथ और डेवलपमेंट और इसके फंक्शन में कार्य करता है। और जो टेस्टोस्टेरॉन है ये आपके बोन मैरो में जो है रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन वगैरह भी करता है। तो ये सारे फंक्शन है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के। और देखिए आपने सुना होगा किसी लड़के के मुंह से कि मैं उसके लिए जो है जान दे दूंगा, ठीक है, कुछ भी कर लूँगा। तो ये प्रेरणा मिलती है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन से। ठीक है, वही कहता है कि तुम उसके लिए मर मिटो।
मतलब एक तरीके से प्रेम की भावना जगाता है टेस्टोस्टेरॉन। 12वां प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन्स का प्रयोग जो है किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो देखिए इंसुलिन का प्रयोग जो है ये मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ बीमारी में किया जाता है, ठीक है। और देखिए जो इंसुलिन क्या होता है, ये हमारा जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो अग्न्याशय का जो बीटा सेल्स होता है, ठीक है, बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन। और क्या होता है कि जब हमें डायबिटीज़ होता है तो हमारा जो बीटा सेल्स वगैरह है, ठीक है, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, ठीक है, सही से फंक्शन नहीं करता है। तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में इंसुलिन का जो मात्रा है वो कम होने लगता है। तो हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है, यानी कि उसमें जो है शुगर यानी कि जो ग्लूकोज है उसका पाचन जो है बंद हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि आर्टिफिशियल रूप से बाहर से जो है इंजेक्शन देना पड़ता है इंसुलिन हार्मोन का, ठीक है, जो डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको। तो आप याद रखिएगा कि इंसुलिन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है मधुमेह में यानी कि डायबिटीज़ में। और 13वां तथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो देखिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी कि पीयूष ग्रंथि को। तो देखिए एग्जाम में आपको पीयूष ग्रंथि भी देखने को मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी मिलेगा। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि को यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि। और देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित कहाँ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ब्रेन में आपके देखिए कुछ इस स्थान पर लोकेटेड होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल मटर के आकार का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और देखिए ये हार्मोन जो है ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, शरीर ताप, भूख प्यास, लैंगिक आचरण आदि का जो है नियंत्रण करके शरीर के स्वस्थ अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स के अधिक स्रावण के कारण एक्रोमेगैली रोग होता है? तो देखिए एक्रोमेगैली रोग होता है एसटीएच हार्मोन्स के कारण यानी कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स के कारण। और देखिए जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन। देखिए एक्चुअली ये हार्मोन जो है भगवान ने दिया है कि आपके शरीर में अच्छे से ग्रोथ हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एसटीएच हार्मोन यानी कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन यानी कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है, इसकी मात्रा जो है शरीर में अधिक हो जाती है। तो इसके अधिक श्रावण से जो है एक्रोमेगैली रोग हो जाता है। तो देखिए आपने देखा होगा खली को, ठीक है, खली जो है इनको जो है एक्रोमेगैली रोग है, ठीक है। मतलब ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, इनको एक बीमारी है एक्रोमेगैली। तो इसके कारण क्या हुआ कि इनके शरीर में जो है इनके जो शरीर के ऑर्गन्स है जैसे कि चेहरा वगैरह, ठीक है, कुछ भूत टाइप का हो गया, ठीक है, और जो हड्डियाँ वगैरह, ठीक है, वो काफ़ी इनलार्ज हो गई हैं, हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये हुआ है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के कारण, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो एसटीएच हार्मोन यानी कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन होता है इसके अधिक श्रावण के कारण एक्रोमेगैली रोग हो जाता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जो आपका लाइसोसोम्स होता है इसको हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। देखिए लाइसोसोम जो होता है ये आपका जैसे कोशिका, मैंने बताया कि आपको जो है हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो कोशिका में कई सारे कोशिकांग होते हैं, तो उनमें से एक कोशिकांग होता है लाइसोसोम्स। इसका कार्य क्या होता है, ये शरीर में जितने भी फालतू चीज़ें होती हैं, लिपिड प्रोटीन वगैरह होते हैं, तो ये क्या करता है, देखिए लाइसोसोम्स के अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनको जो है खा लेता है और क्या खाने के बाद क्या करता है, इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यानी कि ये प्रोटीन अगर है तो प्रोटीन को जो है ये अमाइनो एसिड में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, और उसको जो है बांटने के बाद क्या करेगा, उसको तो ख़त्म करेगा, मतलब हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है। तो उसको मारने के साथ साथ उसको मतलब गलाने के साथ साथ जो है ये खुद भी खत्म हो जाता है लाइसोसोम्स। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम आत्महत्या की थैली। तो आप याद रखिएगा कि लाइसोसोम्स को जो है हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। 16वां प्रश्न है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए आनुवंशिकी को अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक्स, और फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को, ठीक है। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। और देखिए इन्होंने मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और इन्होंने आनुवंशिकी के नियमों का जो है प्रतिपादन किया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसलिए इनको जो है आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो देखिए जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। 18वां प्रश्न है, हींग किससे प्राप्त होता है? तो देखिए हींग जो है इसको हिंदी में कहते हैं गानी, ठीक है। तो आपने हींग देखा होगा, गोल्डी वगैरह के कई सारे कंपनी उगाते हैं। तो देखिए हींग जो होता है ये आपका जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, इसका नाम है फेरुला। इसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं। इन पौधों के जो जड़ होती है, ठीक है, उन जड़ों से जो है सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ निकलता है। तो उसको जो मतलब दूध जैसा पदार्थ होता है, तो उसी से जो है ये आपका हींग बनाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि हींग जो है ये पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है, और इस पौधे का नाम है फेरुला। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एड्स किसके कारण होता है? तो देखिए एड्स जो है ये होता है विषाणु यानी कि वायरस के कारण।
और इस वायरस का नाम है HIV, और HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये वायरस जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो अभी बस इतना ही याद रखिए कि एड्स जो है ये एक विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है, और इसका नाम है HIV, और इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखिए होता क्या है, जो आपका HIV वायरस है, अगर इसका इन्फेक्शन आपके शरीर में हो गया तो मान लीजिए अगर आपको कोई भी बीमारी हो जा रही है तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी, साथ में जो है कई सारी अन्य भी बीमारियां होने लगेंगी। यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करेगा सही से, आपको कोई बीमारी होगी तो आपको जो है वो ठीक नहीं होगी, और कई अन्य सारी बीमारियां भी आपको लग जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये होता है एड्स में। 20वां प्रश्न है, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो देखिए एड्स जो है इसकी जांच के लिए जो है एलाइजा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो एलाइजा जो है इसका पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एलाइजा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि एड्स की जांच के लिए जो है एलाइजा टेस्ट किया जाता है, और एलाइजा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। 21वां और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो देखिए मैं जानता हूँ कि बहुत लोग जो है सबसे पहले जो है CO2 पे टिक करेंगे, तो देखिए वो सरासर गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। तो आप याद रखिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसको हम जो है सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? देखिए होता क्या है, हमारे जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, ये CO2 जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, और CO2 ग्रहण करने के बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होता है ये जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेते हैं और साथ में H2O लेते हैं। ठीक है, 6 H2O के मॉलिक्यूल, और उसके बाद कई सारे मिनरल्स लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, और फिर ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, और साथ ही 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल छोड़ते हैं। तो ये जो है CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार इनको जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है CO2 चाहिए। तो जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए वैसे पौधों को CO2 चाहिए। तो ये दोनों गैसें जो है वायुमंडल में अगर बराबर मात्रा में नहीं रहेंगी, मतलब जितना ज़रूरत है उतनी नहीं रहेंगी, तो समझ लीजिए जीना दुश्वार हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम इसको सामान्यतः कहते हैं कि ये वायु प्रदूषक नहीं है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है, SO2 तो आप जानते ही होंगे, हाइड्रोकार्बन भी है। ये सारे के सारे जो है ये प्रदूषक गैसेज हैं। ठीक है, तो सामान्यतः हम मानते हैं कि जो CO2 है इसको हम वायु प्रदूषक नहीं मानते हैं। 22वां प्रश्न है, भारतीय पूरा वनस्पति यानी कि जो पैलियो बॉटनी है इसके फादर यानी कि जनक कौन है? तो देखिए जो आपके बीरबल साहनी जी हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी, यानी कि भारतीय पूरा वनस्पति के जनक। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए इनका जन्म जो है ये हुआ था 14 नवंबर 1891 में। 23वां प्रश्न है, बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? ये प्रश्न जो है लाखों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ये संस्थान आपका जो है लखनऊ में स्थित है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आप लोग अगर लखनऊ से होंगे तो आप जानते भी होंगे, आपका जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसके जस्ट बगल में ही आपका जो है बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। 24वां प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए जो गांव से होंगे वो तो पता ही होगा उनको, जो यूरिया का बोरा होता है उस पर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो आपका यूरिया होता है इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सिल्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा सिल्क उत्पादक राज्य है ये कर्नाटक है। ठीक है, और कर्नाटक में देश का कुल 41% रेशम पैदा होता है। और देखिए कर्नाटक में एक स्थान है चन्नापटना और एक और स्थान है मैसूर। ठीक है, ये जो है कर्नाटक राज्य के जो है प्रमुख रेशम उत्पादक केंद्र हैं। तो आप याद रखिएगा कि कर्नाटक जो है ये भारत का सबसे बड़ा सिल्क उत्पादक राज्य है। ठीक है, देखिए कई बार पीसीएस के एग्जाम में आप देख लीजिएगा वहाँ पे मैचिंग करने के लिए देता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे लिखा होगा, ठीक है, सिल्क यानी कि रेशम। ठीक है, और उससे मैच करना होता है कि किस राज्य में इसका उत्पादन होता है। तो देखिए वहाँ पे चन्नापटना का नाम कई बार देखने को मिला है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा चन्नापटना और मैसूर जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में। ठीक है, और कर्नाटक जो है ये जो है भारत का सबसे बड़ा सिल्क उत्पादक राज्य है, और यहाँ पर जो है भारत का कुल 41% रेशम जो है उत्पादित होता है। 26वां प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो देखिए पोलियो वैक्सीन की खोज की थी डॉक्टर साल्क ने। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा कि पोलियो वैक्सीन की खोज जो है डॉक्टर साल्क के द्वारा की गई थी। 27वां प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो देखिए जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया आपका है, ठीक है, इसकी खोज की थी लीवेनहॉक ने, और इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, तो जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इसने जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा।
28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो है वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो देखिए ये बैक्टीरिया आपके जो हैं यह है एनाबेना और नास्टाक, ठीक है। तो आप एक लाइन में बस याद कर लीजिए कि नास्टाक और एनाबेना जो है ये जो है वायुमंडल के नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करते हैं। 29वां प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए जो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है ये आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। ये प्रश्न जो है लाखों बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। 30वां प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई लोग गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको इस टेस्ट सीरीज में डाल दिया है। तो देखिए विटामिन की खोज की थी आपके फंग ने, ठीक है। तो फंग ने जो है विटामिन की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को जो है दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक आपका जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और दूसरा जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन और आपका जो है जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसको याद रखिएगा। देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी कि फैट सॉल्युबल जो है विटामिन है, ठीक है। और देखिए इसके बाद दो विटामिन बचते हैं आपका, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। ये दोनों पानी में घुलनशील यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो आप याद रखिएगा कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो इससे जो है आप अपने इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसका उत्तर जल्दी बताइए। देखिए जो आपका विटामिन सी है ये है जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो ये विकल्प सही होगा। 32वां प्रश्न है, होम्योपैथी के जनक कौन है। तो देखिए होम्योपैथी के जनक है हैनीमैन, ठीक है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप एक लाइन में याद कर लीजिए कि होम्योपैथी के जनक यानी कि फादर ऑफ होम्योपैथी हैं हैनीमैन। 33वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो देखिए ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए पेनिसिलिन होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पेनिसिलिन जो होता है ये आपका एक फंगस होता है, ठीक है, यानी कि एक फंजाई होता है, यानी कि एक का कवक होता है, जो कि कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो इससे प्राप्त होता है पेनिसिलिन, ठीक है। और इस देखिए कवक का नाम क्या है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और देखिए पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक फंगस से जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 34वां प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी। तो देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। तो देखिए डीएनए जो है इसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। तो देखिए इनका पूरा नाम भी जान लीजिए। देखिए वाटसन जो इनका पूरा नाम है जेडी वाटसन, ठीक है, और क्रिक का पूरा नाम है एफएससी क्रिक। तो जेडी वाटसन और एफएससी क्रिक ने जो है डीएनए की खोज यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। देखिए जो आपका डीएनए ये कहाँ पाया था, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए जो आपका कोशिका होता है, ठीक है, जो आपका सेल होता है कुछ इस प्रकार दिखता है, और सेल में कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें एक ऑर्गेनल्स होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार से होता है, और न्यूक्लियस के अंदर पाया था आपका क्रोमोसोम, ठीक है, और इसी क्रोमोसोम में पाया था आपका डीएनए। तो आप याद रखिएगा कि डीएनए जो है इसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। 35वां प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग ने, ठीक है। तो देखिए जो आपकी बेटिंग थे इन्होंने जो है इंसुलिन की खोज की थी, और इंसुलिन के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है इसकी बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है इंसुलिन हमारे बॉडी में। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसलिए जो है अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बना दूंगा। और कुछ और भी जीव विज्ञान के क्वेश्चन छूट रहे हैं, जैसे कि आपका विटामिन्स वगैरह, ठीक है। तो विटामिन्स पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तभी बनाऊंगा, ठीक है। तो विटामिन्स पे मैं वीडियो बना दूंगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं छूट रही हैं जिन पे जो है वीडियो बनाने हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, सभी चीज़ों का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को लाइक करके इसको जो है शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को यार कंजूसी मत करना लाइक करने में और शेयर करने में।